फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो उससे हमें क्या पता चला। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की डिफिनेशन को बताता है कि फोर्स क्या होती है। फोर्स क्या होती है? फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज होने में। अगर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो क्यों आ रहा है? उस पर हमने फोर्स लगाया है। अगर मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें फोर्स लगा है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वो फोर्स की डिफिनेशन को बताता है। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है? डिफिनेशन ऑफ फोर्स। चलिए सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें दो चीज आपको नई लग रही होगी। क्या है नई नई? एक तो है मोमेंटम, एक प्रोपोर्शनल। ठीक, द चेंज इन मोमेंटम, सॉरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? जैसे चेंज, वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा था। पहले कोई दूसरी वेलोसिटी हुई, फिर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल माइनस इनिशियल, हम चेंज ऐसे तो कर रहे थे। जो फाइनल है पुराना और जो इनिशियल शुरू में है, जो शुरू की वेलोसिटी है और जो लास्ट की वेलोसिटी है उसको माइनस करते थे हमेशा। यही तो रेट ऑफ चेंज हमको निकालते थे। सेम चीज है यहाँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले आप प्रोपोर्शनल देख लीजिए कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहा जाए कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से। इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे कि x जो है y पर निर्भर करता है। अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू भी 1 होगी। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी 2 है। ठीक, मतलब दोनों का रेशियो सेम है। रेशियो जो है सेम रहेगा। x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y पे। अगर हम इसका ये मतलब हुआ कि x को, अगर हम y को इंक्रीज करेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर y को डिक्रीज किया जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब भी कहा जाए आपसे कि कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से एक की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर कहा जाए कि एक की वैल्यू डिक्रीज की जाएगी तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये उसका साइन है। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसको हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, यहाँ क्या था? ये दोनों में सेम रिलेशन था, इसीलिए हम इसको कह रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस साइन से। यहाँ भी साइन सेम है, लेकिन इसमें रिलेशन क्या है? उल्टा है। अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू कम होगी। ठीक, अगर इसमें क्या है? y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू कम होगी। अगर x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे भी करिए, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी। ठीक, ये y की वैल्यू अगर कम हुई तो x की वैल्यू बढ़ गई। हमेशा उल्टा रिलेशन है। यहाँ जैसे हम पहले एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हमने क्या किया कि y को 5 बढ़ा दिया, y को हमने कहा y +5 हो गया, तो यहाँ भी 5 बढ़ जाएगा। मान लीजिए 10 इधर है और 10 इधर है, 10 प्रोपोर्शनल टू 10। इसको अगर आप 11 करोगे तो ये भी 11 हो जाएगा, इसको 12 करोगे तो ये भी 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेम रिलेशन है। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर मान लीजिए कि ये 10 है और ये क्या है? ये भी 10 है, तो अगर आप इसको 11 किए, इसको बढ़ा के अगर 11 कर दिए तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रीजन क्या है कि अगर ये बढ़ा तो ये कम होगा, भले किसी भी रेशियो में कम हो। ठीक, लेकिन ये बढ़ने पे ये कम होगा। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बस इतना आप समझिए अभी। ठीक, चलिए और आगे पढ़ते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि जब एक पे दूसरा डिपेंड करता है, एक को हमने बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ गया, तो ये किस में आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है कि अगर आपने एक को बढ़ाया और दूसरा कम हो गया तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, चलिए अब मोमेंटम क्या होता है, एक बार मोमेंटम को समझिए। जैसे कोई हैवी चीज है, हैवी ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा गोला है लोहे का, आपकी तरफ आ रहा है, तो आप रोकने के लिए कम फोर्स लगाओगे कि ज्यादा फोर्स लगाओगे? ज्यादा फोर्स लगाओगे। अगर छोटा सा कोई लोहे का टुकड़ा आ रहा होगा तो कितना फोर्स लगाओगे? कम फोर्स लगाओगे। तो आपका फोर्स किस पर निर्भर कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है।
ठीक। अगर एक इतना बड़ा सा है, लोहे का है, और एक इतना छोटा सा है, ठीक, इसका मास m है और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो जो इस पे आपने रोकने में जो मसल्स पावर लगाई वो ज्यादा लगाई, इस पे जो मसल पावर लगाओगे वो कम लगाओगे। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी भी गोला उतना ही बड़ा है, यही अभी भी एक गोला इतना बड़ा है और एक गोला छोटा सा है इसमें। सेम मास का है जैसे पहले था। क्या है मास? इसकी m1 जो है वो ज्यादा है, m2 कम है, मास कम है। ठीक, मास एक का दूसरे से कम है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये हुआ कि भाई इसको हमने पकड़ा और तेज से मारा, समझ गए? छोटे वाले को हमने पकड़ा और आपको तेज से मारा, और बड़े वाला जो है उसको धीमे से फेंक दिया इसे। तो आपको किसको रोकने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? बड़े वाले को हमने बिल्कुल धीमे से स्लो फेंका है, बिल्कुल स्लो जितना हो सके, और जो छोटा वाला इसको हमने तेज से मारा है। तो आपको छोटे वाले को पकड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बड़े वाले से। क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी भी है, इसके पास एक स्पीड भी है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि चीजें दो चीज पे निर्भर करती है। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो दो कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी कितनी है। ठीक, जो उसका स्टेट है ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, किस स्टेट में है वो ऑब्जेक्ट, ये किस चीज पे निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट के पास मास कितना है और ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी कितनी है। तो हमने एक नई क्वांटिटी बनाई यहाँ पे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या होता है ये आप देखिए। अब मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, और मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई इज इक्वल टू एम बी। मास क्या है? एम है, और वेलोसिटी बी है। ठीक है, चलिए तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट आपकी मास की यूनिट कितनी होती है? केजी, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन, तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो इसके साथ, देखो मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन किसका होता है? वेलोसिटी का। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ v इज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आपको ये सही समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज है, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी की मास क्या है और बॉडी पे क्या वेलोसिटी है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये सॉरी एसआई यूनिट आप देख लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। और मोमेंटम का एक ये भी जानिए कि मोमेंटम जो है प्लस माइनस और जीरो तीनों हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी प्लस माइनस जीरो हो सकती है। तो मोमेंटम जो है क्या क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो। मतलब मोमेंटम की वैल्यू जो है प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये मोमेंटम है, जब आप कोई कैच पकड़ते हैं तो मोमेंटम की वजह से ही आपको चोट लगती है। कैच पकड़ने पर या कोई चीज गिरती है, तेजी से कोई मारता है, तब आपको उसकी मोमेंटम की वजह से चोट लगती है। ठीक, या कोई पत्थर आपको फेंक के मारा, तो पत्थर की जो मास है प्लस उसका जो वेलोसिटी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम है, और उस मोमेंटम की वजह से आपको चोट लगती है। ठीक, तो क्या कहता है सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए एक फोर्स है जी, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है ये F, अनबैलेंस्ड फोर्स F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जरा आप ये याद करिए, हमने रेट क्या बताया था आपको पहले कि जब भी कोई चीज का रेट हो, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं आलू का क्या रेट है, मतलब इस समय आलू का क्या रेट है। रेट मतलब होगा कि आप टाइम के साथ उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। टाइम, अगर आप किसी का रेट पूछ रहे हैं तो प्रेजेंट में इतना रेट चल रहा है। जैसे सेंसेक्स है तो सभी सेंसेक्स वाले से पूछिए आप, तो वो बताएगा, क्योंकि सेंसेक्स में वैल्यू चेंज होती रहती है, वहाँ शेयर्स की वैल्यू चेंज होती है, तो रेट जो है वहाँ टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक, तो रेट मतलब जब भी आपसे कहा जाए रेट मतलब उस समय में मतलब वो सेकंड या पर सेकंड उसका क्या रेट है, ये आपको किससे पता चलेगा? पर सेकंड उसकी क्या वैल्यू है, इसको पर सेकंड उस चीज की क्या वैल्यू है, ये हमको उसके रेट से पता चलता है। ठीक है, किसी चीज की क्या वैल्यू है उस टाइम, उसको ये हमको कैसे पता चलेगा? उसके रेट से पता चलेगा। ठीक, तो फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज कैसे होगा? सपोज करिए कि आप ये पहले से कोई आ रहा था, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, सॉरी मास इसका m1 है और वेलोसिटी u1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और आपने उस पर और फोर्स लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उसका मोमेंटम p1 था, यहाँ पहुंचा उसका मोमेंटम कितना हो गया? p2 हो गया, मास m2 और वेलोसिटी v हो गई। ये इनिशियल वेलोसिटी u लिया आपने, फाइनल वेलोसिटी v, और इसका मास क्या हो गया? m2 और p2। हमने क्या लिया? ये क्या है भाई? ये इनिशियल मोमेंटम है, ये क्या है? फाइनल मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक, पहले तो आप चेंज इन मोमेंटम, चेंज क्या है? अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट मतलब हो गया कि आप समय की बात कर रहे हैं कि समय के साथ क्या है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 अपॉन t। ये क्या है? ये चेंज इन मोमेंटम है, और रेट क्या पूछ रहा है? टाइम के साथ उसका क्या चेंज हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और p की वैल्यू हमको क्या पता है? F इजिकल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अच्छा, ऑब्जेक्ट एक ही है तो मास तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो m और एक m2 की v है, माइनस इसको लिख देते हैं mv माइनस mu, मतलब m1 और m2 बराबर रहेंगे, ये आप समझ गए होंगे। तो यह फिजिकल टू, क्योंकि एक ही चीज है, t बना दे, 25 काट करते हैं f। तो यहां देखते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन 2। ये ठीक, तो यह क्या है? हमें क्या पता चल गया कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m b1 माइनस b2 बाई t। जरा आप ये जब देखिए तो b1 माइनस b माइनस u बाई t जो लिखा है वो क्या लिखा है? पिछला कभी आपने ऐसा कहीं देखा है? आपको कुछ देखा देखा लग रही है वो स्टेटमेंट? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, हो सकता हो कहीं आपने सुना हो कि ऐसा कुछ। चलिए, याद आ गया होगा, नहीं याद आ रहा है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली क्या आपने जब एक्सेलरेशन पढ़ा था a, तो a की क्या एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला था? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यही तो फार्मूला था। ठीक, v माइनस यू बाई टी सेम चीज है, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? एक्सेलरेशन लिख दिया। चलिए, अब हमें इससे क्या पता चला कि जो फोर्स है वो किस पे डायरेक्ट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये कांस्टेंट है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ गया k m इंटू a। ठीक, f इजिकल टू, अगर k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है तो फोर्स कितना हो जाएगा? f इजिकल टू ma। ठीक, f इजिकल टू ma। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? m की यूनिट क्या है? kg।
मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स की एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, सेम चीज को आप क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए, इसी को आप न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और उसी को आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, एक बात और यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा अच्छा अगर आपको जानना चाहते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा, जब मास कितना होगा, जब मास कितना हो जाएगा, मास की वैल्यू हो जाएगी 1 kg। 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा, जब मास की वैल्यू 1 kg होगी, और एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 होगी और मास की वैल्यू कितनी होगी 1 kg, तो हमको जो फोर्स मिलेगा उसमें वो 1 न्यूटन होगा। ठीक, ये आप जो है मल्टीपल चॉइस में एक चीज पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसमें ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और इस पर थोड़ा अभी पढ़ेंगे बस। अब हमको एक चीज कंफर्म हो गई कि F इजिकल टू एम ए, ये आपको पता हो गया। ठीक है, आगे देखिए, F इजिकल टू एम को सेम रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, V माइनस यू अपॉन टी, इसको हम यहाँ भेजते हैं, तो F इंटू टी जो होगा, F इंटू टी इजिकल टू एम V माइनस यू। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए आपने जो अनबैलेंस फोर्स लगाई है तो जीरो, अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो हो गई, मतलब कोई भी इससे फोर्स नहीं लग रही, जो अनबैलेंस फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन लेस है। अनबैलेंस फोर्स जीरो का क्या मतलब है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक, तो क्या होगा, अगर ये जीरो हो गया तो हमको क्या मिलेगा, एम बी माइनस यू। टाइम से कोई मतलब नहीं, अगर जीरो है फोर्स तो टाइम के अपने आप जीरो, ये टाइम चाहे जितना ज्यादा हो या कम हो इससे कोई मतलब नहीं रहता, टाइम कुछ भी हो, अगर एक चीज जीरो हो गया तो ऊपर पूरा कंटेंट जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला कि V इजिकल टू यू, V इजिकल टू यू मिला आपको। इसका एक मतलब ये निकला कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगी, कब, जब अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम बॉल को यहाँ से छोड़ दें ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे तो चलती जाएगी, जिस स्पीड से यहाँ आई उसी स्पीड से चलती चली जाएगी। कब, जब कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, मतलब कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई ना हो रहा हो इसमें, तो क्या होगा, बॉल हमेशा चलती जा रही है। ठीक, ये जो है हमको यहाँ से कंफर्म हुआ। और अगर क्या है कि अगर इनिशियल फोर्स जीरो है, अगर यू की वैल्यू जीरो है तो बी की भी वैल्यू जीरो होगी। मतलब अगर बॉडी, इससे हमें क्या पता चला कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, क्यों, क्योंकि अगर u की वैल्यू जीरो तो v की वैल्यू जीरो, और अगर बॉडी मोशन में है, अगर u की वैल्यू कुछ है तो हमेशा v की वैल्यू भी वही होगी। तो अगर बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। कब, जब अनबैलेंस फोर्स जो है वो जीरो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल समझिए, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं अपना, ऐसे याद रखिए जन्मदिन की तरह इसको। ठीक, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हों या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।